हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लासेस में कैपिटल बजटिंग का 42 तक क्वेश्चन किया था आपके स्कैनर का। आज हम 43 से करेंगे ऑनवर्ड। जितने भी क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पे देखिएगा। इफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश आउटफ्लो कितनी है, इतना है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितनी है, $15,000 है, ठीक है। एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश इनफ्लो $11,000 है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो $14,000 है। तो व्हाट विल बी द नेट प्रेजेंट वैल्यू? नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला था? नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इनफ्लो आपके पास हो गया 14,000 माइनस $15,000, दैट इक्वल टू माइनस $1,000। तो ये बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बी पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है। देखिए, इफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश आउटफ्लो इतना है, $2 लाख। $2 लाख आपकी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है। एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश इनफ्लो कितनी है, $2,30,000। और यहाँ पे 2,30,000 आपका क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो इस केस में नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, दैट इक्वल टू $2,30,000 माइनस $2 लाख, दैट इक्वल टू 30,000। ये आपका आंसर हो जाएगा $30,000। तो ये $30,000 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 45। देखिए, इफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे उन्होंने कहा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो ये दोनों इक्वल है, तो इसको हम x मान लेंगे। तो x माइनस एक्स दैट इक्वल टू 0। तो ये 0 आपका आंसर हो जाएगा। अब 46, generally a project is considered acceptance if its net present value is पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव और 0। ये हमने कंसेप्ट में बताया था कि आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 0 एक्सेप्ट करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू लेस देन 0 रिजेक्ट कर देंगे। और इसकी बहुत अच्छे से हम लॉजिकली हमने स्टडी किया था। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 47। अ कंपनी इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग 3 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड 80,000, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो ₹96,000। अब यहाँ पे हम इसमें आपको दिया हुआ है 3 तरीके के इन्वेस्टमेंट प्लान है। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब इसमें क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो भी दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो भी दिया हुआ है। हम एक एक केस में डिस्कस करते हैं, बाकी सब केस में किया हुआ है यहाँ पे। तो इनफ्लो क्या है देखिएगा, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड 80,000, मैंने आउटफ्लो, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड का मतलब आउटफ्लो। तो आउटफ्लो आपके पास कितनी है, 80,000 रुपीज है, आउटफ्लो 80,000 है। एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, इनफ्लो कितनी है, 96,000 है। तो जब भी ये कैपिटल रेशनिंग का क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस होता है, तो इस पे हम डिसीजन किसके बेसिस पे देते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेसिस पे देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दैट इक्वल टू पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। और ये आपको पहले 96,000 होगा और फिर 80,000 होगा। इट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड एट 1.2 एंड द हायर द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विल बी द फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन। तो आपसे कह रहा है कि कौन सा आपका रैंकिंग ठीक होगा। तो बी के केस में 1.6 प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आया है, सी के केस में 1.5 प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आया है, ए के केस में 1.2। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है, ये। तो फर्स्ट रैंक हो गया आपका ए का। उसके बाद लोएस्ट कौन सा है, दिस। तो
थर्ड केस हो गया, सेकंड केस हो गया बी का, और सबसे लास्ट 1.2 है यहाँ पे 1.2, तो ये आपका सी। तो आपको क्वेश्चन पूछा है हाउ वुड रैंक, सबसे हाईएस्ट वाला फर्स्ट रैंक, उसके बाद वाले सेकंड रैंक, उसके बाद थर्ड रैंक। हाउ वुड यू रैंक द अबव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल यूजिंग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। तो ए बी सी यहाँ पे, यहाँ सबसे पहला आपको क्या है, बी है ना, तो बी सी ए दैट इज द फोर्थ पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 48 इन कैपिटल बजटिंग नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू रिजल्ट्स नेगेटिव इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर मान लिया जाए यहाँ पे 20,000 है, इसका मतलब है आपकी प्रोजेक्ट का वेल्थ, इक्विटी शेयर होल्डर का वेल्थ 20,000 से इंक्रीज कर गया। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्विटी शेयर का वेल्थ नेगेटिवली इतना से डिक्रीज कर गया, इतना से, तो नेगेटिव इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हो गया। इकोनॉमिक आपको जीरो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड तो हो नहीं सकता, प्रेजेंट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड प्रेजेंट भी नहीं हो सकता, पॉजिटिव इकोनॉमिक पॉजिटिव भी नहीं हो सकता, नेगेटिव इकोनॉमिक वैल्यू होगा, आपकी वेल्थ आपको इतना से डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा एंड प्रपोजल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इनवल कैश इनफ्लो, ये आपको कैश का इनफ्लो है, लाइफ 6 ईयर्स है, सेल्वेज वैल्यू इतना है। आपको पूछा बेस्ड ऑन द अबव डाटा व्हाट इज द पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड क्या होगा, अब आपका कितने सालों में वापस पैसा हो जाएगा, 1,60,000। ठीक है, तो पहले साल में पैसा कितना आया 40,000, दूसरे साल में पैसा कितना है आपके पास 40,000, तीसरे साल में आपके पास पैसा कितना आया 40,000, फोर्थ ईयर में पैसा आपके पास कितना आया 40,000, फिफ्थ ईयर में पैसा कितना आया 40,000, सिक्स्थ ईयर में पैसा कितना आया 40,000। अब कितने साल में पैसा रिकवर हो जाएगा, फर्स्ट ईयर दूसरे साल में हमारे पास 40,000, तो आपका कितना हो जाएगा 80,000, 80,000 यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो 1,20,000 यहाँ तीसरे साल में रिकवर हो गई, 120 यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1,60,000, 1,60,000 कितने सालों में रिकवर हुआ हमारे पास, फोर्थ ईयर में रिकवर हुआ। तो पे बैक पीरियड आपका ये हो जाएगा, पे बैक पीरियड दिस इज तो एक तरीका है तो इस तरह निकालने का, दूसरी तरीका है जितना इन्वेस्टमेंट है रेगुलर कैश इनफ्लो है, हर एक साल सेम कैश इनफ्लो है, हर एक साल सेम कैश इनफ्लो है, तो उस कैश इनफ्लो से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो पे बैक पीरियड आ जाएगा दैट इक्वल टू 4, तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलिए यहाँ पे उसके बाद हम 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एन इंक्रीज इन अ डिस्काउंट रेट विल, अब देखिएगा इंक्रीज डिस्काउंट रेट करता है तो रिड्यूस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब सुनिए इसकी लॉजिक समझिए, इंक्रीज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ये नहीं होगा, हैव नो इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ये भी नहीं होगा, नॉन ऑफ द अबव ये भी नहीं होगा। अब उसका देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे 10,000 रुपीज है, अब इस 10,000 का हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू दो केसेस में मैं निकालने जा रहा हूँ, एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 12%। तो 10,000 को ये 0.621 और 10,000 को यहाँ पे 0.567, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर डिस्काउंट रेट अगर 10% है 0.621 तो 6210 ये हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5670। तो आपका जब आपको 10% से 12% हो गया तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया ना, प्रेजेंट वैल्यू कम हो गया ना, उस तरह रिड्यूस द प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश रिड्यूस होगा, तो ये पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए डिस्काउंट रेट डिक्रीज करता है तो इंक्रीज करेगा प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंट रेट इंक्रीज करता है तो आपको रिड्यूस करेगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंट रेट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा रिलेशन होता है। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, यूजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स प्रेफरेंस रूल ऑफ द रैंकिंग। तो प्रेफरेंस रूल अभी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में क्या बताता है, हायर वन को प्रेफरेंस देते हैं, जैसे अभी बताया था ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन था जिसमें हमने
तो जिसका सबसे ज़्यादा है वो फर्स्ट रैंक, जिसका उसके बाद सेकंड रैंक, वो थर्ड रैंक। उसी तरह प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेसिस पे जिसका हायर होता है उसको प्रेफरेंस देते हैं। तो यूजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स द प्रेफरेंस ऑफ रूल इज रैंकिंग लोअर, ये वाला नहीं होगा। फिर द लोअर संक कॉस्ट, ये भी नहीं होगा। द हाईएस्ट संक कॉस्ट के बारे में नहीं बात की गई। हायर द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स द मोर द डिजायरेबल, ये हायर वाला को ज़्यादा डिजायरेबल होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फोर प्रोजेक्ट्स आर गिवन बिलो। ये चार प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है। द फोर प्रोजेक्ट्स हैव द रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये चारों में एक ही इन्वेस्टमेंट है। मान लो कि इसमें भी आपको 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, इसमें भी आपको 5 लाख, इसमें भी आपको 5 लाख, इसमें भी आपको 5 लाख। So how would you rank them using the net present value method? सब नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज्यादा कैसे रैंक देंगे? तो सपोज कीजिए या ए है, या बी है, या सी है, या डी है, तो सबसे हाईएस्ट वाले को फर्स्ट रैंक देंगे। तो हाईएस्ट सबसे किसका है? ए का है, तो ए हमारे पास होगा। उसके बाद उसके लोअर वाले को सेकंड रैंक, तो 25,000 यहाँ पे है और ये 22,000 है, तो सी वाले को सेकंड रैंक देंगे। और उसके बाद लोअर वाले को यहाँ पे डी, तो डी हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद ए, बी हो जाएगा। तो ए सी डी बी, ए सी डी बी, सी आंसर हो जाएगा आपको फर्स्ट रैंक। अब देखिए, इफ द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ द प्रोजेक्ट इज 0.7, तो पीआई आपको कितनी है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये आपका 0.75 है डिवाइड बाई 1। इसका मतलब 1 रुपीज आउटफ्लो पे इतना आपका इनफ्लो है, कैश इनफ्लो। तो इसको डिफाइन कर नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट लेस देन, ये भी नहीं होगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज ग्रेटर देन, ये भी नहीं होगा। ये होगा कि रिटर्न 0.सेंट्स है। सेंट्स का मतलब यूएसए के, ये सेंट्स का मतलब पैसा होता है, सेंट्स का मतलब पैसा, यानी 75 पैसा हमारे पास आएगा अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ इन द प्रेजेंट वैल्यू इच डॉलर इन्वेस्टमेंट, 1 डॉलर इन्वेस्ट करेंगे तो ये 75 सेंट्स आएगा, सेंट्स आएगा। सेंट्स का मतलब डॉलर में पैसा होता है, जैसे रुपया होता है, रुपया में पैसा होता है, उस तरह सेंट्स आ जाएगा। सेंट्स का मतलब आपको 0.75 सेंट्स का मतलब कितना डॉलर हो जाएगा? 75 डिवाइडेड बाई 100, दैट इक्वल, ये डॉलर में आ जाएगा, दैट इक्वल टू डॉलर 0.75। 1 डॉलर इन्वेस्ट करेंगे तो 0.75 आएगा, तो ये डी पार्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अ प्रोजेक्ट हुज एक्सेप्टेंस प्रिवेंट्स द एक्सेप्टेंस ऑफ द अनदर प्रोजेक्ट इज नोन एज। देखिएगा, मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्लास में मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए ए और बी दो प्रोजेक्ट्स है, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो एक अगर होता है तो इसके होने की चांसेस को खत्म कर देता है। द हैपनिंग ऑफ वन प्रिक्लूड्स द हैपनिंग ऑफ अदर, दैट इज सेड टू बी द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस प्रिवेंट्स द एक्सेप्टेंस ऑफ अदर, उसको क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। ठीक है ना? अब देखिए, what are the two drawbacks of the associated with the payback period? payback period का दो ड्रॉबैक क्या होता है? ये सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है, पैसे को, कॉस्ट को इग्नोर करता है, टाइम वैल्यू मनी को इग्नोर करता है। दूसरी, मान लिया जाए यहाँ पे पेबैक पीरियड हमने निकाला 6 ईयर है, और आपको 5th ईयर में आप, या 4th ईयर में आपका पेबैक पीरियड आ गया, तो बाद वाली 5th और 6th का कैश इनफ्लो को डिस्कस नहीं करता। तो ये दो ड्रॉबैक है पेबैक पीरियड का। तो टाइम वैल्यू मनी इग्नोर, इट इग्नोर द दिस, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। टाइम वैल्यू मनी कंसीडर, एक पेबैक पीरियड कंसीडर नहीं करता, इट इग्नोर्स कैश फ्लो बियॉन्ड द दिस, ये दो सही है। द टाइम वैल्यू मनी कंसीडर, ये भी आपको कंसीडर नहीं करता, इट इंक्लूड्स द कैश फ्लो बियॉन्ड द दिस, ये आपको इंक्लूड नहीं करता है। द टाइम वैल्यू मनी इग्नोर्ड, ये सही है, इट इंक्लूड्स, ये इंक्लूड नहीं करता। तो सबसे फर्स्ट पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए 56, XYZ purchase a new equipment, the selected data is given below। कॉस्ट आपका इतना है, यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है, टैक्स रेट 30% है। इफ equipment is depreciated in straight line method, what is the depreciation?
सेशन और टैक्स हिल। डेप्रिसिएशन पे टैक्स की बेनिफिट कैसे कितना होगा वो कैलकुलेट करनी है। तो डेप्रिसिएशन का स्टेटमेंट में फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर लाइफ। अब सपोज करेंगे कि आपको ये 5 साल में डेप्रिसिएटेड हो जाता है, उसका स्क्रैप वैल्यू 0 हो जाता है, तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला के अनुसार ये कितना हो जाएगा, 5000 रहेगा। टैक्स की बेनिफिट जितनी भी डेप्रिसिएशन होता है वो टैक्स रेट से टैक्स की बेनिफिट मिल जाती है। तो टैक्स रेट 30% है, तो 5000 का 30% कितना हो जाएगा, 1500 रुपये हो जाएगा। तो ये आपका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये भी क्वेश्चन उसी तरह है कि 1,00,000 रुपीज है, 10 ईयर्स लाइफ है, 20% टैक्स रेट है, तो डेप्रिसिएशन हमने निकाला तो 10,000 हो गया, टैक्स की बेनिफिट 2000, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब 58, इंटरेस्ट पे भी टैक्स की सेविंग होता है। एन इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ कंपनी 3 लाख एंड टैक्स रेट 40%। आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3 लाख हमने दिया, इस पे टैक्स की सेविंग 40% हो गया, 3 लाख का 1,20,000 टैक्स की सेविंग हो गई, नेट कॉस्ट 1,80,000 हो जाएगा। तो ये सी पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 59, इफ इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ कंपनी रुपीज 10 लाख, इंटरेस्ट की एक्सपेंसेस कंपनी का कितनी है, 10 लाख है, एंड टैक्स 30%, आफ्टर टैक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा, 10 लाख हमने इंटरेस्ट दिया, 30% तो कितना हो जाएगा ये आपको 10 लाख माइनस 3 लाख, ये आपका 7 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 लाख बी पर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। कैलकुलेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का एक फॉर्मूला इसमें क्या होगा, 15% और 16% दिया हुआ। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में दो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालता है, उसको इंटरप्रेट करके हमने आपको क्या किया, निकालना पड़ता है IRR। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हम 15% पे निकालेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू, ये मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लिखा है प्लस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो उल्टा लिख दिया। ठीक है ना। तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू ये प्लस में कितना आ गया, 771.2 आ गया 15% पे। अब हमने क्या किया, एक पॉजिटिव आ गया, एक यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा नेगेटिव। तो नेगेटिव हमने क्या करेंगे, रेट को हायर लेंगे। तो यहाँ पे 13% नहीं, यहाँ पे कितना लिया, 17% लेंगे हमने 17%, ये 13% नहीं है, ये 17% है। 17% पे हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इसको इंटरप्रेट करेंगे ये फॉर्मूला के बेसिस पे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 16.8। तो यहाँ पे आंसर आपका 16.8 डी पार्ट हो जाएगा। तो हमने क्लासेस में IRR का मेथड समझाया, उसके बेसिस पे हमने बनाया। ठीक है। अब 61 नंबर क्वेश्चन, which of the following statement is true about the mutually exclusive project। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट क्या होता है कि दो प्रोजेक्ट मान लिया जाए, ए और बी दो प्रोजेक्ट्स है, इस दो प्रोजेक्ट में किसी एक प्रोजेक्ट को सिलेक्शन करनी है, द हैपनिंग ऑफ दिस एक्सक्लूड द हैपनिंग ऑफ अदर, ये या ये होता है तो इसको एक्सक्लूड करता है। तो आपको क्या है, डायरेक्ट कंपटीशन होता है इसमें और इसमें, डायरेक्ट कंपटीशन या तो ये होगा या तो ये होगा। तो दे आर नॉट इन डायरेक्ट कंपटीशन, दे आर डायरेक्ट कंपटीशन, ये वाला पार्ट क्लियर है, ये नहीं है। दे आर नॉट इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन द शेयर होल्डर, ये भी आपका नहीं है। दे आर नेवर इवेल्युएटेड, ये भी आपका नहीं। तो ये भी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। 62 क्या कर रहा है, व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू। द नेट प्रेजेंट वैल्यू में कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये तो बहुत आसान है। नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर प्रोजेक्ट्स विद नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू अनएक्सेप्टेबल टू द फॉर्म। क्यों हम नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आया तो आपको क्या करेगा, वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर क्या करेगा, वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर को डिक्रीज कर देगा। डिक्रीज, रिड्यूस लोअर द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, रिटर्न लोअर द कॉस्ट, आपकी जितनी पैसा लगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल उससे भी लोअर आपका रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न रिटर्न ये हायर होगा और आपका रिटर्न लोअर होगा। ठीक है, पहला पार्ट तो सही है। रिटर्न विद नेगेटिव नेट प्रेजेंट कॉज द इक्वल प्रॉफिट रेशियो, ये नहीं होगा। रिटर्न नेगेटिव नेट प्रेजेंट एक्सेप्ट, ये भी नहीं होगा।
रिटर्न लोअर, यहाँ पे लोअर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा वो लोअर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिकवर होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा होता है, हमारी रिटर्न कम होता है। तो ये आंसर हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन। 64, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डिफाइंड एज डिस्काउंटेड रेट व्हिच कॉजेज पेबैक पीरियड, ये नहीं होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी व्हेन नेट प्रेजेंट जीरो, ये भी नहीं। रिटर्न ऑन एसोसिएटेड विद, ये बी पार्ट होगा। डिस्काउंट रेट व्हिच कॉजेज अ नेट प्रेजेंट इक्वल टू जीरो। तो आईआरआर पे क्या होता है, आईआरआर अगर डिस्काउंट रेट होता है तो इस पे नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका जीरो होता है। ये मैंने क्लास में ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आईआरआर एट इफ द डिस्काउंटेड एट आईआरआर द नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू जीरो। तो मैंने आपसे कहा था, एक पॉइंट मैंने बताया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इस केस में आईआरआर ग्रेटर देन, आईआरआर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस केस में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इक्वल टू 1। इस केस में नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 0, ऐसे मैंने बताया। फिर अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ग्रेटर होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से, तो इस केस में आईआरआर ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1, नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0। एक लास्ट केसेस था, अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लोअर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इस केस में आईआरआर लोअर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस implies that profitability index lower than 1. This implies that net present value lower than 0. ये तो ये दोनों पे हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इस पे हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज डिफाइंड एज डिस्काउंट रेट व्हिच कॉजेज नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 0। जब ये आपको, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्काउंट रेट होता है, ये इक्वल होता है जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 होता है। ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन, a project whose acceptance require the acceptance of the other, acceptance of the project is known as। अब एक प्रोजेक्ट ये है, एक प्रोजेक्ट भी है, अगर इसको एक्सेप्ट किया तो ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको रिजेक्ट किया इसको रिजेक्ट करना, तो इसको डिपेंडेंट प्रोजेक्ट कहा जाता है, डिपेंडेंट प्रोजेक्ट कहा जाता है। ठीक है, देखिए, each of the following techniques uses discounted cash flow to incorporate the time value of money into their analysis। ये discounted cash flow to incorporate the time value of money into their analysis, except each of the following techniques discounted is uses discounted cash flows to incorporate the time value of money into their analysis, except, देखिएगा, each of the following techniques use discounted cash flow to incorporate the time value of money into their analysis। तो कौन सा ऐसा टेक्निक्स है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टू इनकॉर्पोरेट द टाइम वैल्यू मनी। तो इसमें टाइम वैल्यू मनी को यूज करता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो को यूज करता है, यहाँ पे इसमें भी टाइम वैल्यू मनी को यूज करता है, इसमें भी टाइम वैल्यू मनी को यूज करता है। ये जो पेबैक पीरियड जो है इसमें टाइम वैल्यू मनी को यूज नहीं किया जाता है, टाइम वैल्यू मनी को यूज नहीं किया जाता है, और डिस्काउंटेड कैश फ्लो को यूज नहीं किया जाता है ना। तो ये वाला आपका हो जाएगा। ईच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स यूज डिस्काउंटेड, नहीं, इसमें पेबैक पीरियड एक ऐसा चीज है जिसमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो को नहीं यूज करता, टाइम वैल्यू मनी को भी यूज नहीं करता। ठीक है, देखिए, हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते समय प्रेजेंट में निकालते हैं, आईआरआर में नेट पर टाइम कॉस्ट ऑफ गुड्स को यूज करते हैं, डिस्काउंटेड को, मॉडिफाइड आईआरआर में भी डिस्काउंटेड को यूज करते हैं। ठीक है ना। अब चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द वे ऑफ ऑपरेशनलाइज शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या करता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। तो आइडेंटिफाई सेलेक्ट द प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेगेटिव फ्यूचर वैल्यू, ये आपको नहीं होगा। आइडेंटिफाई द सेलेक्ट द प्रोजेक्ट दैट एक्सपेक्टेड टू हैव अ पॉजिटिव नेट फ्यूचर कैश फ्लो,
ये पॉजिटिव, आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट द प्रोजेक्ट दैट इज एक्सपेक्टेड टू हैव पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर को इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो सी पार्ट आंसर हो जाएगा। द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इज इवैल्यूएटिंग प्रोजेक्ट इज कंसिस्टेंट विद मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर वेल्थ। अभी मैंने बताया था नेट प्रेजेंट वैल्यू डायरेक्टली इंक्रीज करता है। द री इन्वेस्टमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देखिएगा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझिए। द री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन यूजिंग द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है, ये आईआरआर होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या कहता है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न री इन्वेस्टेड एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो पैसा हमने कमाया वो इस रेट पे हम इन्वेस्ट करेंगे जो रियलिस्टिक है, जो क्या है रियलिस्टिक है। एटलीस्ट हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट पे इन्वेस्ट करने की एबिलिटी होगा, तभी तो पैसा मार्केट से उठाएंगे ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे भी हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो मार्केट से पैसा क्यों उठाएंगे। तो ये रियलिस्टिक है और रियलिस्टिक एजम्पशंस है। आईआरआर का क्या एजम्पशंस है, इंटरनल जनरेटेड कैश फ्लो, हम जो पैसा कमाएंगे उसको इन्वेस्ट करेंगे दूसरी अल्टरनेटिव में भी आईआरआर के रेट से। हमने मान लो यहाँ पे 20% से कमाया, दूसरी अल्टरनेटिव में भी 20% से कमाएंगे। ये रियलिस्टिक नहीं है, ये रियलिस्टिक नहीं भी कमा सकते हैं। लेकिन इस केस में रियलिस्टिक इसीलिए है कि हम पैसा अगर मान लीजिए 10% से मार्केट से उठाया, अगर 10% पे हमारे पास कमाने की एबिलिटी भी नहीं है तब क्यों मार्केट से 10% उठाएंगे। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कहता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, हम इंटरनली जनरेटेड कैश इनफ्लो अभी कमाएंगे वो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल उठाएंगे जो रियलिस्टिक है और सही है। लेकिन आईआरआर का एजम्पशन होता है इंटरनल जनरेटेड कैश इनफ्लो इन्वेस्टेड एट द आईआरआर व्हिच मे नॉट बी ट्रू। तो ये आपका जो है री इन्वेस्टमेंट एजम्पशंस यूजिंग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, इंटरनल कैश फ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये वाला होता है। और नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट द प्रोजेक्ट विच इज सिलेक्टेड फॉर द कंपैरिजन विद द मस्ट हैव हायर नेट प्रेजेंट वैल्यू। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सपोज कीजिए ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स है, इसके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू ये है आपका 20,000, इसके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू है आपको 15,000। तो इन दिस केस विच वन प्रोजेक्ट विल यू सिलेक्ट, दोनों में से किसी एक को सिलेक्शन करना है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, एक अगर होता है तो दूसरा नहीं होगा, तो उस केस में हम प्रोजेक्ट ए को सिलेक्शन करेंगे। तो दिस इज अ 20,000, हम ए वाले को सिलेक्ट करेंगे। अब आपको 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो कितनी है, इतना है, इनिशियल कैश आउटफ्लो कितनी, इतनी है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला ये होता है 1.82, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रोजेक्ट इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इन कैपिटल बजटिंग इज यूज्ड टू इवैल्यूएट प्रोजेक्ट्स, हम प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए यूज करते हैं, जितने भी मेथड्स हैं हम प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। देख फिर इन कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न assumption स्टेट दैट रिसीव्ड कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट मस्ट बी री इन्वेस्टेड। आईआरआर का एग्जाम्पशन होता है इंटरनल जनरेटेड कैश इनफ्लो को री इन्वेस्ट करते हैं, किस रेट पे, आईआरआर पे, तो बी री इन्वेस्टेड, ये होता है री इन्वेस्टेड। री इन्वेस्ट करते ही है, नॉट री इन्वेस्टेड ये भी नहीं होगा, बी अर्न नॉट बी अर्न ये नहीं, री इन्वेस्टेड होगा। इंटरनल जनरेटेड कैश इनफ्लो री इन्वेस्टेड। अब देखिए प्रोसेस इन व्हिच managers of the company identify the project to add value is classified as capital budgeting। उन्होंने वैल्यू को ऐड करने के लिए हम इवेल्युएट करते हैं, किसमें इवेल्युएट करते हैं, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग इज अ मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स फॉर मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये होगा, कॉस्ट बजटिंग नहीं होता है, इक्विटी बजटिंग नहीं होता, बुक वैल्यू बजटिंग नहीं, आपको कैपिटल बजटिंग। 75 number of years forecasted to recover original investment is classified as payback period। मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कितने साल आपको लगेगा रिकवर करने में, उसको क्या कहते हैं, पेबैक पीरियड कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में सिचुएशन इन व्हिच द फर्म लिमिट्स एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल इज क्लासिफाइड एज कैपिटल रेशनिंग।
उन्होंने कहा कि सिचुएशन इन व्हिच द फर्म लिमिट्स एक्सपेंडिचर, लिमिटेशन ऑफ फंड्स, तो लिमिटेशन ऑफ फंड्स जिस दिन मैंने आपको लिखवाया था कैपिटल रेशनिंग का, उसमें आप देखिएगा लिमिटेशन कंसेप्ट समझाया था, लिमिटेशन ऑफ फंड्स का, उसको क्या कहते हैं, कैपिटल रेशनिंग कहा जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन, कॉस्ट आपका इतनी है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इतना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आपको निकालनी है, दिस इज द फॉर्मूला, यूजिंग दिस 16,000 आ जाएगा। Present value of future cash inflow is divided by the initial cost of person calculated by profitability index. Present value of future cash flow divided by initial, तो आपको profitability index में क्या होता है, present value of future cash inflow divided by present value of cash outflow, that is a profitability index. Next देखिए, if net present value of the positive then profitability index is greater than 1, मैंने आपको भी बताया था, present value of cash inflow greater than present value of cash outflow, this implies that IRR greater than cost of capital, this implies that profitability index greater than 1, this implies that net present value greater than 0। यहाँ पे इक्वल होगा तो सारे इक्वल होगा, यहाँ पे भी इक्वल होगा, यहाँ पे लेस देन होगा तो सारे लेस देन होगा, ऐसे मानना। देखिए, सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी बेस्ट डिफाइंड एज प्रोजेक्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू, टेक्निकल इक्विटी नहीं होगा, डिफाइंड फ्यूचर वैल्यू नहीं होगा। आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो को किस में होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो ये प्रेजेंट में जो निकालते हैं तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो होता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो होता है, हमने पैसे को डिक्रीज करके बताया, ठीक है ना। अब 81 इनिशियल ये है, प्रोबेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इतना है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो सेम यही है, कितना आ जाएगा, तो दिस इज द आंसर। 82 नंबर क्वेश्चन में क्या है, a type of project whose cash flows would not depend on the other is calculated as independent। अगर ए और बी दोनों की एक दूसरे में कोई इसकी कैश फ्लो इस पर डिपेंड नहीं है तो क्या कहते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है। नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, इवेल्युएट, ये जितने भी टेक्निक्स है, नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे पीरियड, हम क्या क्यों यूज करते हैं, प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए, इक्विटी को इवेल्युएट करने के लिए नहीं यूज करते हैं, कैश फ्लो को नहीं इवेल्युएट करते हैं, बजट नहीं करते, हम इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए, ठीक है। अब payback period in which the expected cash flows are discounted with the help of the cost of capital is defined as discounted payback period। discounted payback period को हम क्या करते हैं, जो कैश का फ्लो होता है, मैंने आपको कंसेप्ट समझाया होगा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड को, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में हम क्या करते हैं, जो हमने आपको क्या किया, जो हमारी कैश फ्लो आता है उसको प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू से हम डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट वैल्यू को एक्यूमुलेट करते हैं तब हमें डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालते हैं, ठीक है। तो हमने कैपिटल बजटिंग का आपके जितनी स्कैनर की क्वेश्चंस है मैंने अभी सॉल्व किया, साथ साथ हमने जितने भी कंसेप्ट की क्वेश्चन है हर एक अलग अलग इश्यूज पे हमने क्वेश्चन बनाया था, उसको भी सॉल्व करके आपको बताया था, और उसकी नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और क्लास में मैंने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। तो कैपिटल बजटिंग के इतने क्वेश्चन करने के बाद ऑलमोस्ट आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, और भी कोई एडिशनल क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।